Good morning, students and my dear friends. Today is 27th of May 2022, Friday. Motivation of the day is Reavers know this, there is no hurry, we shall get there someday. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। मूडीज कट्स कैलेंडर ईयर 22 इंडिया growth forecast to 8.8%. CY stands for calendar year. So here CY 22 means current calendar year, that is 22, not the financial year. So do not get confused. CY stands for calendar year, FY stands for financial year. तो देख लेते हैं हम न्यूज़ क्या है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रिड्यूस कर दिया है कैलेंडर ईयर 22 के लिए। मार्च को मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज ने इस कैलेंडर ईयर के लिए इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट थी वो 9.1% फोरकास्ट करी थी। एज पर द मूडीज नाउ इंडिया विल ग्रो एट द रेट ऑफ 8.8% जीडीपी। तो पहले मार्च में जो प्रोजेक्शन किए थे मूडीज़ ने वो 9.5% जीडीपी फोरकास्ट था फॉर कैलेंडर ईयर 22, उसको रिड्यूस करके 8.8% कर दिया है मूडीज़ ने। और अगर कहीं ना कहीं जीडीपी फोरकास्ट रिड्यूस किया है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। तो जो रीज़न साइट किया है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने वो इन्फ्लेशन और इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट को किया है। मूडी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मोमेंटम है उसको टैम्पर करेगा, उसको स्लो डाउन करेगा। तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल, फूड, फर्टिलाइज़र प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं दैट विल वे ऑन द हाउस होल्ड फाइनेंसेस, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग जो है वो इम्पैक्ट करेगी। और आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे कि वो लिबरल मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी से ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि दैट मे टर्न अप इनटू इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल बैंक जो है वो रेट हाइक पर जाएगा एंड रेट हाइक इंक्रीजेस टू प्रिवेंट द एनर्जी एंड फूड इन्फ्लेशन फ्रॉम बिकमिंग मोर जनरलाइज विल स्लो डाउन द डिमांड्स रिकवरी मूवमेंट। तो मूडीज़ के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन है बहुत सारे सेक्टर में, क्रूड ऑयल, फूड, फर्टिलाइज़र, जिसका इम्पैक्ट हाउस होल्ड फाइनेंसेस और उनके एक्सपेंडिचर पर पड़ेगा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है वो रेपो रेट हाइक या बैंक रेट हाइक पर जाएगा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो डिमांड रिकवरी पर पड़ेगा। तो पोस्ट पैंडमिक जो डिमांड रिकवरी स्टार्ट हुई है वो रेट हाइक की वजह से फिर से इम्पैक्ट करेगी, और जिसकी वजह से जो ये कैलेंडर ईयर है, जो करंट ईयर है, इसमें इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लैश डाउन करेगी अप टू 8.8%। हालांकि मूडीज़ के अकॉर्डिंग अभी जो करंट सिचुएशन है, जो करंट इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट इज़ एक्चुअली सॉलिड ग्रोथ मोमेंटम। अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल या फूड प्राइसेस और ज़्यादा नहीं इंक्रीज होते हैं तो इंडिया एक डिसेंट ग्रोथ रेट अचीव कर सकता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस या फूड प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो दैट विल फर्दर इम्पैक्ट द एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट, डिमांड रिकवरी एंड विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमिक रिकवरी। क्योंकि मूडीज़ के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, रिसेंट बजट में जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया है, दैट ऑल इज स्ट्रेंथनिंग द इन्वेस्टमेंट साइकिल। तो जो करंट ग्रोथ मोमेंटम है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर ग्लोबल फैक्टर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस। जीडीपी के अलावा मूडीज़ ने इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें भी इंक्रीज एंटिसिपेट किया है। मूडीज़ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 21 में 5.7% रिटेल इन्फ्लेशन थी, जो कि इंक्रीज होकर 6.8% तक हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 20 कैलेंडर ईयर 22 में। और जो पिछले 8 सालों का सबसे
हाईएस्ट नंबर अप्रैल में अचीव हुआ है। हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि सीपीआई ने 7.8% मार्क रजिस्टर किया है और ये पिछले 8 सालों का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है इन टर्म्स ऑफ सीपीआई। सो दीज आर द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज। तो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, यूएस, यूरोप और वर्ल्ड के लिए भी मूडीज़ ने प्रोजेक्शन किए हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो सबके ग्रोथ प्रोजेक्शन पर दिख रहा है अगर रशिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में सिर्फ इन्फ्लेशन का ही इम्पैक्ट नहीं, वॉर का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा। तो इंडिया के ही केस में नहीं, अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं सबके लिए इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को एंटिसिपेट किया है मूडीज़ ने। तो जो ये ब्लू बार है, डार्क ब्लू बार, दैट इंडिकेट्स द एक्चुअल GDP growth in 2021, and this light bar indicates the forecast for 2022, and this yellow bar indicates the forecast for 2023. Minded student, calendar year. तो इंडिया के लिए 8.8% का GDP फोकास्ट फॉर कैलेंडर ईयर 22 और कैलेंडर ईयर 23 के लिए इट वॉज 5.4%। और चाइना को अगर हम देखें तो 4.5 फॉर दिस ईयर एंड 5.3 फॉर नेक्स्ट ईयर। इसी तरह आप इंडोनेशिया, यूएस, यूरोप और वर्ल्ड का भी देख सकते हैं। हालांकि अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें तो इंडिया की एक डिसेंट ग्रोथ रेट है, इंडिया की एक डिसेंट GDP फोकास्ट है। वर्ल्ड के लिए जो प्रोजेक्शन है मूडीज़ के, दैट इज़ 3.1% की रेट से वर्ल्ड GDP ग्रो करेगी और इंडिया 8.8% के लिए। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर 23 के लिए 2.9% का प्रोजेक्शन है और इंडिया के लिए 5.4। तो एवरेज अगर देखें वर्ल्ड एवरेज तो उसके कंपैरिजन में इंडिया और चाइना एक डिसेंट ग्रोथ रेट अचीव करते हुए दिख रहे हैं एज पर द मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। अब देख लेते हैं अदर न्यूज़ जो कि फोकास्ट से ही रिलेटेड है और सेम पेज पर दी हुई है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। RBI टू हाइक रेपो रेट बाय 50 BPS में लोअर फाइनेंशियल ईयर 23 फोकास्ट बार्कलेस। जैसा कि मूडीज़ ने एक्सपेक्ट किया है, एंटिसिपेट किया है कि RBI या सेंट्रल बैंक रेट्स हाइक पर जाएगा जिसका इम्पैक्ट डिमांड रिकवरी पर दिखेगा। यही सेम एंटिसिपेशन ऑफ फोरकास्ट बार्कलेज ने भी किया है। RBI opt for larger, that is 0.50% hike in key rates at the next monetary policy review in June to protect the medium-term economic stability, Barclays said on Thursday. तो बार्कलेज के अकॉर्डिंग RBI अप्रॉक्सीमेटली 0.50% का इंक्रीज करे, BPS का इंक्रीज करेगी रेपो रेट में। और इस इंक्रीज के बाद RBI will do a downward review of its financial year 23 GDP expansion to 7%, जो कि पिछली बार RBI ने 7.2% एंटिसिपेट किया था। तो बार्कलेज के अकॉर्डिंग जून मंथ में जो इस बार MPC की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 0.5% का इंक्रीज कर सकती है रेपो रेट में। और इस इंक्रीज के बाद RBI GDP एक्सपेंशन को भी रिव्यू करेगी। और जो पहला एक्सपेंशन था वो 7.2% का था। बार्कलेज के अकॉर्डिंग इस बार RBI 7% पर सेटल हो जाएगी एंड इट विल लाइकली रिवाइज इट्स इन्फ्लेशन एस्टिमेट to 6.2% to 6.5%, way above than the upper end and its tolerance limit, that is 2 to 6%. तो बार्कलेज के अकॉर्डिंग RBI रेपो रेट हाइक करेगी और उसका इम्पैक्ट GDP फोरकास्ट पर या GDP पर देखने को मिलेगा, जैसा कि सेम मूडीज़ ने भी एंटिसिपेट किया और उसी के अकॉर्डिंग मूडीज़ ने इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है फॉर कैलेंडर ईयर वो रिवाइज किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि भी GDP से रिलेटेड है और सेम पेज नंबर पर दी हुई, तो उसको भी हम साथ में ही कवर करते हुए चलेंगे। रियल Q4 GDP ग्रोथ मे बी 2.7% SBI इकोनॉमिस्ट। सो एज पर द SBI इकोनॉमिस्ट जो डेटा आने वाला है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, उस डेटा के अकॉर्डिंग Q4 में फाइनेंशियल ईयर 22 के Q4 यानी जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो क्वार्टर होता है, उसमें जो रियल GDP है वो 2.7% रियल GDP ग्रोथ
रही होगी, ऐसा SBI इकोनॉमिस्ट का कहना है बिफोर द रिलीज ऑफ ऑफिशियल डेटा फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और अगर ये 2.7% का ग्रोथ रेट रहता है Q4 में फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 में, दैट विल लीड्स टू और दैट indicates that overall GDP for financial year 22 is expected to be 8.5%। तो ऐसा SBI के इकोनॉमिस्ट का फोरकास्ट है कि Q4 में जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2.7% से ग्रो करी है, और इसकी वजह से जो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 22 की GDP रही है वो 8.5% की रही है। हालांकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कई बार रिवीजन हुआ है डेटा में, एक्सपेंडिचर में, तो उसको देखते हुए एक्यूरेट नंबर प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अप्रॉक्सीमेटली जो इंडिया के GDP ग्रोथ आएगी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, दैट विल बी 8.5% फॉर कंप्लीट ईयर एंड 2.7% फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। सो लेट्स सी कि कब डेटा रिलीज होता है और कैसी परफॉर्मेंस रही इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 22 में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI में इंट्रोड्यूस न्यू IT आउटसोर्सिंग फ्रेमवर्क। सो न्यू प्राइवेसी बिल से IT रूल्स को अलाइंड करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव IT आउटसोर्सिंग फ्रेमवर्क लाने वाला है उन सारी एंटिटीज़ के लिए जो कि RBI regulated हैं। So RBI is all set to bring a comprehensive information technology outsourcing framework for all RBI regulated entities in order to align the IT rules with the new privacy bill, और जिसके लिए RBI ने कम्युनिटी क्लाउड आर्किटेक्चर दैट इज इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड IBCC सेटअप भी कर दिया है फॉर स्टेट रन बैंक। हालांकि अभी जो ये क्लाउड आर्किटेक्चर है इसका पूरा जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो सेटअप नहीं हुआ है। RBI हैज टेकन द बेबी स्टेप टू सेटअप दिस इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, और ऐसा कहा जा रहा है कि इट विल वर्क थ्रू अलाइंसेस। किसके बीच में अलाइंसेस होगा? स्टेट रन बैंक्स जो हैं और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक अलाइंसेस फॉर्म करेंगे और इस अलाइंसेस के थ्रू अंडर द एजीज ऑफ NPCI दिस IBCC विल बी फॉर्मुलेटेड। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि there is a possibility of new umbrella entity with state-run banks as equity holders cannot be ruled out। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट बैंक इक्विटी होल्डर के फॉर्म में एक अम्ब्रेला एंटिटी फॉर्मुलेट करे फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ IT सर्विसेज, IT आर्किटेक्चर एंड फैसिलिटीज। इसके अलावा जो RBI की साइबर सिक्योरिटी और IT एग्जामिनेशन सेल है दैट इज CSITE that will play a significant role in hammering out the new framework for IT related services। So IT outsourcing framework के लिए बहुत सारी entities CSITE, state run banks, NPCI, Development and Research in Banking Technology, Institute for Development and Research in Banking Technology, Department of Supervision that is DOS, all are coming together to set a protocol, framework, rule for IT sourcing services, especially for entities that are RBI regulated. An observation made on IT and outsourcing protocols of RBI regulated entities at the time of their annual inspection could be consolidated under a new outsourcing framework। तो अब जितनी भी IT related services हैं जिसको banks आउटसोर्स करते हैं वो अब नए लॉज के थ्रू, नए फ्रेमवर्क के थ्रू गवर्न होंगे जस्ट टू मेक श्योर द अलाइनमेंट विद द न्यू प्राइवेसी बिल। और इसके लिए बेबी स्टेप भी RBI ले चुकी है बाय सेटिंग द इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड IBCC फॉर स्टेट रन बैंक्स
तो बहुत जल्द ही आईटी सोर्सिंग के लिए एक नया फ्रेमवर्क देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। Center in talks to address legal hurdle in liquidating देवास। एक्चुअली जो ये इशू है अंतरिक्ष और देवास का, ये 2005 से इशू अराइज हुआ है और तब से लेकर के अभी तक ये हर्डल चल रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, पर जल्दी से समझ लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और इस न्यूज़ को समझने के लिए ये भी समझना ज़रूर कि एक्चुअली इशू क्या है। तो बेसिकली एक डील हुई थी देवास और अंतरिक्ष के बीच में। व्हाट इज़ अंतरिक्ष? अंतरिक्ष, इसको हम या एंट्रिक्स भी बोल सकते हैं। दिस इज द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसरो की कॉमर्शियल आर्म है। सो बेसिकली अंतरिक्ष प्रमोट्स एंड कॉमर्शियली मार्केट्स द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इमिनेटिंग फ्रॉम द इसरो। तो ये कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म्स है इसरो की। तो 2005 में देवास और अंतरिक्ष ने एक एग्रीमेंट साइन किया था एंड अंडर दैट एग्रीमेंट former would lease a spectrum from two satellites that the ISRO would launch. तो दोनों के बीच में एक डील साइन हुई थी और उसके तहत कहा गया था कि इसरो जो है वो 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा एज पर दिस डील एंड देवास एग्री टू पे अंतरिक्ष द कॉमर्शियल आर्म दैट इज द कॉमर्शियल ऑफ इसरो टू approximately $300 million for the use of spectrum for 12 years। और उसके जो स्पेक्ट्रम होंगे वो 12 साल तक देवास यूज़ करेगा एंड द एग्रीमेंट वॉज एक्सटेंडेबल बाय एंड अदर 12 ईयर्स। और 12 अगर चाहे तो 12 साल तक, अप्रॉक्सीमेटली 12 साल एडिशनल यानी 24, टोटल 24 ईयर्स तक उस स्पेक्ट्रम को देवास यूज कर सकता था। इन 2005 अंतरिक्ष हैड एग्री टू डेवलप एंड ऑपरेट 2 सैटेलाइट्स and lease 90% of the satellite transponder capacity to Devas. However, in 11 during the UPA regime, the deal has been cancelled, and though Devas challenged the decision in international arbitration forums and awarded approximately 15K crore as damage। तो देवास का कहना है कि 24 ईयर्स तक 12 ईयर्स तक डील हुई थी और उससे पहले इस डील को कैंसिल कर दिया गया, जिससे कि देवास को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि इसके लिए 15,000 करोड़ का डैमेज भी अवार्ड हुआ था देवास को। तो ये इशू तब से चला रहा है, 2005 की डील से चला आ रहा है ये इशू देवास और अंतरिक्ष के बीच में। अब क्या हो रहा है? अब रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? द रीसेंट डेवलपमेंट इज गवर्नमेंट कंसिडरिंग द मल्टीपल लीगल ऑप्शंस टू गेट राउंड challenges while proceeding with winding up Bangalore-based Devas Media and seizing the companies and its promoters' assets abroad. So basically the heart of the matter is the commercial dispute that arose between Antariksh and Devas in February 2011 when the Antariksh, or you may call the UPA government, has annulled a 2005 agreement with the letter, and under this agreement Devas was to provide multimedia services to mobile platforms in India using the S-band spectrum transponder on 2 ISRO satellites that were built at a cost of approximately 766 crore। तो यही डील हुई थी कि इसरो 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, उसके स्पेक्ट्रम जो होंगे वो देवास यूज़ करेगा और उन स्पेक्ट्रम को देवास जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनको प्रोवाइड करेगा ऑन लीज बेसिस। तो देवास को जो है वो अर्निंग्स होंगी, रिवेन्यू जनरेट होगा। जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 766 करोड़ की आई थी और सडनली एब्रप्टली 2011 में इस डील को क्लोज डाउन कर दिया गया, जिसके बाद से देवास जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में आया विच रिजल्टेड इन अ डाइवर्स फाइंडिंग अगेंस्ट इंडिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 2011 में ये डील को क्यों कैंसिल किया गया था? बिकॉज ऑफ द 2G स्पेक्ट्रम फ्रॉड केस, इफ़ यू रिमेंबर एट दैट टाइम, उसकी वजह से एब्रप्टली इस डील को कैंसिल किया गया, जिसकी वजह से इंडिया की जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा टार्निश भी हुई थी। और in January 2021, Antariksh had approached to the NCLT. NCLT may be approached किया seeking the liquidation of Devas on the ground that the company was incorporated with the fraudulent motive. अब देवास का ये कहना था कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बाद देवास को 15,000 करोड़ का जो अमाउंट था, अवार्ड था, वो भी दिया गया एज अ डैमेज। लेकिन 2021 में एक
सडन मूव में अंतरिक्ष, दैट इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, उसने एनसीएलटी में एक केस लॉन्च कर दिया और उस केस के तहत अंतरिक्ष ने, इसरो ने, हम बोले गवर्नमेंट ने कहा कि जो ये देवास कंपनी फॉर्म हुई थी दैट वाज फॉर्म्ड ऑन अ फ्रॉडुलेंट मोटिव। ये जो उसका मोटिव था वो फ्रॉडुलेंट था, क्योंकि इस डील के बाद कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वर्क देवास नाम की जो कंपनी है उसमें नहीं देखा गया। और इसी के बाद एनसीएलटी ने ऑर्डर भी कर दिया था देवास के जो असेट्स हैं उनका लिक्विडेशन का। विच चैलेंज दिस ऑर्डर इन द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी में फिर इस डिसीजन को, एनसीएलटी के डिसीजन को चैलेंज किया गया and that upheld the decision of NCLT. It means देवास के लिक्विडेशन को ओके कर दिया NCLAT ने। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी जो NCLT का डिसीजन था उसको ही अपहेल्ड किया और इसके बाद फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया। And in its petition before the NCLT, Bangalore Antriksh has contended that its agreement with Devas spoke about the latest component, that is Devas 2 technology, Devas services and Devas devices, which never exist either during the formation of Devas. ऐसा अंतरिक्ष का कहना है। अब इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि अगर इस तरह की सर्विसेज और इक्विपमेंट्स नहीं थे देवास के पास तो किस बेसिस पर, किस ग्राउंड में अंतरिक्ष ने ये डील साइन करी थी। हालांकि इस डील के 10 सालों बाद अप्रॉक्सीमेटली अंतरिक्ष को ये रियलाइज़ हुआ कि देवास वॉज फॉर्म्ड ऑन अ फ्रॉडुलेंट मोटिव। इस पर्टिकुलर कंपनी के पास कोई असेट्स थे ही नहीं और इसी के बाद से फिर ये एनसीएलटी में गया ये केस। फिर एनसीएलटी ने देवास के लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स के ऑर्डर कर दिए। फिर एनसीएलएटी में गया, एनसीएलएटी के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एनसीएलटी के ही डिसीजन को अपहेल्ड किया। तो बेंच ऑफ Justice Hemant Gupta and others upheld the NCLAT findings on Devas incorporation is true or are true, and Devas was incorporated on fraudulent motives to collude and with some officials of अंतरिक्ष for wrongful gains। तो सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलएटी और एनसीएलटी तीनों के एक ही फाइंडिंग या एक ही डिसीजन रहे कि जो देवास फॉर्मुलेट किया गया था वो अंतरिक्ष के ही कुछ ऑफिशियल्स ने मिल करके रॉन्गफुल मोटिव, फ्रॉडुलेंट मोटिव्स के लिए फाइंड आउट किया, तो के लिए फॉर्म किया था, जिसका कोई भी कमर्शियल फ्यूचर या कमर्शियल मोटिव नहीं था। इट वॉज जस्ट फॉर्मुलेटेड टू हैव द रॉन्गफुल गेन्स फ्रॉम द अंतरिक्ष। और उसी को लेकर के अब जो गवर्नमेंट है वो इस पूरी प्रिपरेशन में है कि जो देवास के जितने भी असेट्स हैं देवास मल्टीमीडिया के इंडिया में और जो बाहर असेट्स हैं उन सबको कैसे सीज किया जाए और उसके प्रमोटर्स के जो अब्रॉड में असेट्स हैं उनको किस तरीके से सीज किया जाए। तो ये सारे इश्यूज़ पर अब मीटिंग चल रही है। तो नॉर्थ ब्लॉक में रिसेंट मीटिंग्स में ऑफिशियल फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैव डिस्कस ऑल the legal strategies and roadmap for this, especially for liquidating those assets that are out of the country and based on abroad। और इसके लिए एक लीगल जो रास्ता है वो सोचा जा रहा है कंपनीज एक्ट के तहत, और जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है दैट इज MLAT, इस ट्रीटी के तहत अदर जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया ने ये ट्रीटी साइन करी है वो कंट्रीज़ एक दूसरे को क्रिमिनल ऑफेंस में सपोर्ट करती हैं। मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना है या किसी क्रिमिनल का आदान प्रदान होना है, क्रिमिनल ऑफेंस करे कोई इंडिविजुअल सिटीजन उस दूसरे कंट्री में चल गया, तो बोथ द कंट्रीज विल सपोर्ट ईच अदर फॉर रिजॉल्विंग दीज क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। MLAT अंतरिक्ष के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब चूँकि ये डील जो है वो न्यूज़ में है तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम तो दीज टॉपिक्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो इसको लेकर के अब कई सारे जो लीगल ऑप्शंस हैं वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री सर्च कर रही हैं अंडर MLAT। जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया कि 2005 में इंडिया ने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को रेक्टिफाई किया था। अंडर दिस ट्रीटी 2 countries help each other in criminal law matters with the sanction of the respective center authorities, Home Ministry in case of
इंडिया। तो दोनों ही कंट्रीज़ की अगर मिनिस्ट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को क्रिमिनल लॉ मैटर्स में सपोर्ट करेंगी। और इसी के तहत गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही कि देवास के जो भी अब्रॉड में असेट्स हैं उनको सीज किया जाए, उनको लिक्विडेट किया जाए। देवास हैड अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग $562 million इंटरनेशनल अवार्ड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अवार्ड अगेंस्ट अंतरिक्ष। हालांकि अब तो सब उल्टा हो गया है, देवास के ही लिक्विडेशन की बात अब यहाँ पर सामने आ रही है और गवर्नमेंट इज ऑन इट्स टो। So legal ground is getting prepared. Finance Ministry, Corporate Affairs Ministry, investigation agencies all are meeting up for enforcing the MLATP for seizing the abroad assets of देवास। लेट अस सी किस तरीके से ये पर्टिकुलर ऑर्डर और या पर्टिकुलर जो एक्शन है ये आगे बढ़ता है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज टिप्स। गवर्नमेंट शेल्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ BPCL एज बिडर्स एग्जिट। सेंटर हैज कॉल्ड ऑफ द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, for now, after two of the three companies had shown interest in acquiring the public sector companies, withdrew their bid. So तीन bidders ने पार्टिसिपेट किया था जब BPCL के प्राइवेटाइजेशन को इनिशिएट किया था। तीन में से दो एग्जिट कर गए हैं और इस दो के एग्जिट होने के बाद केवल एक ही बिडर बचता है और इसी वजह से टेक्निकली इस डील को, इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए BPCL का जो प्राइवेटाइजेशन था उसको होल्ड पर रख दिया। एंड बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट विच कंप्राइजेस फाइनेंस मिनिस्टर, road and highway minister and head of the ministry concerned, that is petroleum minister, and the privatization of BPCL and expression of interest received from the bidder stands cancelled। 2000 अगर हिस्ट्री को देखें 2019 में BPCL के प्राइवेटाइजेशन को अप्रूवल मिला था और 2022 आते आते फिलहाल उसका प्राइवेटाइजेशन हो नहीं पाया, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया उस बिडिंग को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्टैंडर्ड्स फॉर शेयर्ड इकोनॉमी ऑन द कार्ड। सो इंडिया विल सून कम अप विद द स्टैंडर्ड फॉर share economic service players owing to the rising number of complaints from the consumers and increasing reach of digital players across the consumer ecosystem. So Bureau of Indian Standard, that is BIS, is going to lead this स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन एक्टिविटी और जिसके लिए अप्रैल 25 में एक मीटिंग भी हो चुकी है। एंड इंडियाज एफर्ट्स ऑन दिस रिप्लिकेट्स इनिशिएटिव टेकन बाय ISO, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे जस्ट टू सेंड देयर इनपुट्स फॉर द स्टैंडर्ड फॉर कैब एग्रीगेटर शेयर्ड इकोनॉमिक सर्विसेज। अब यहाँ पर एक की टर्म है दैट इज शेयर्ड इकोनॉमिक सर्विसेज एंड शेयरिंग इकोनॉमिक सर्विसेज SESC। ये बेसिकली क्या होते हैं? इस रिप्रेजेंट अ न्यू वेव ऑफ बिजनेसेस दैट यूज द क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी to match the customers with providers of services such as short-term apartments, rentals, cab rides, household tasks। तो एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं और ये शेयर करती हैं इस टेक्नोलॉजी को जस्ट टू प्रोवाइड द rental services. It could be apartment rent, it could be cab, it could be other household tasks. So basically sharing economies allow the individuals and the groups to make money from the underused physical assets. So if any underused physical asset is there in sharing economy, idle assets such as parked car, spare bedrooms can be rented out when not in use. So in this way physical assets are basically shared as a services. तो ये इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉप अप हो रही इंडिया में रिसेंटली। तो इन्हीं को लेकर के स्टैंडर्ड और नॉर्म्स को सेट करने के लिए BIS और ISO is coming together. So shared economic services standard are part of the bigger action plan to create the benchmark for services जिससे कि कंज्यूमर्स कस्टमर को बेस्ट इन क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकें। हालांकि इंडिया में अभी इसको लेकर के कोई भी किसी भी तरह का स्टैंडर्ड या रेगुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और
अगर मोर लाइकली देखें तो इंडिया में जो कैब सर्विसेज जिस तरह की होती हैं, को वर्किंग नेटवर्क्स, को लिविंग, ओयो, इस तरह की जो सर्विसेज हैं, ओला, उबर, ओयो, ये फर्नीचर रेंटल, दैट इज़ फर्नलैंड को, ये अब धीरे धीरे इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड फॉर हैविंग द स्टैंडर्ड ऑन इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IRDI red flag Piramal's bid for Reliance Capital. So, Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI ने पीरामल ग्रुप की जो बिड है फॉर बाइंग द स्टेक इन रिलायंस कैपिटल, उस पर रेड फ्लैग लगा दिया। रेड फ्लैग मीन्स उसको फिलहाल के लिए कंसर्न के लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि IRDA का कहना है कि पीरामल ग्रुप का ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ प्रमोटर स्टेक है, सिमिलर स्टेक है इनटू अनदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो पीरामल ग्रुप अब रिलायंस कैपिटल में बाय रूल स्टेक नहीं ले सकता। तो रिलायंस कैपिटल की स्टेक सेलिंग में पीरामल ग्रुप ने बिडिंग करी थी। पीरामल ग्रुप के अलावा अप्रॉक्सीमेटली 7 और एंटिटीज़ ने बिडिंग भी करी थी, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था रिलायंस कैपिटल में। हालांकि अभी 30 जून तक ये बिडिंग ओपन है, लेकिन फिलहाल के लिए IRDI ने पीरामल की जो बिड्स हैं, ऑफर है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसके अकॉर्डिंग पीरामल अभी प्रमोटर है किसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में प्रमोटर नहीं हो सकते। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑफिसर्स टू फेस एक्शंस फॉर कोर्सिव GST कलेक्शंस। रिसेंटली GST कलेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है। ऑफिसर्स जो हैं वो कंपनीज को नोटिस सर्व कर रहे हैं फॉर टैक्स रिवीजन और टैक्स इवेजन को लेकर से। So amid the companies such as Swiggy approaching the court to get relief from the forceful GST payment, CBIC has instructed the GST commissioners to take stern action against the errant officers when complaint arises about the coercive tax payments during the search operations and investigations are received. तो recently GST ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, और उसके तहत कंपनीज का ये एलिगेशन है कि उनसे फोर्सफुली GST कलेक्ट किया जा रहा है। उसी को लेकर के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC ने GST कमिश्नर को डायरेक्ट किया है कि अगर कोई भी ऑफिसर या किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट इस तरह की कंप्लेन आती है कि वो कोर्सिव फॉर्म में या ज़बरदस्ती किसी भी कंपनी से GST टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। हाउएवर, tax consultants are still skeptical about this instruction will stop the coercive recovery of GST payment. So फिलहाल के लिए कुछ एक्शन तो लिए हैं CBIC ने, लेकिन अब ये कितना कोर्सिव GST पेमेंट और ये इन्वेस्टिगेशन और सर्चिंग को इम्पैक्ट करता है, ये डिसीजन, ये डायरेक्शन और ये इंस्ट्रक्शन, ये फ्यूचर में देखने की बात है। However, the instruction does not bar the voluntary payment of taxes by the companies during the operation। और अब ये कौन डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये वॉलेंट्री पेमेंट है या ये कोर्सिव पेमेंट है? तो इसको लेकर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दिस इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्राउंड सिग्निफिकेंटली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फ्रॉम October 1 पेपर इम्पोर्ट टू कम अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सो डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने थर्सडे को डिसाइड किया है दैट इट विल मेक द रजिस्ट्रेशन कंपलसरी फॉर इम्पोर्टिंग मेजर पेपर प्रोडक्ट्स। कौन कौन से? न्यूज़ प्रिंट्स, हैंडमेड पेपर, एनवलप्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स को अब इंपोर्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। तो डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, या हम बोल सकते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, यह डिसीजन लिया है। तो अगर कोई भी कंपनी इंपोर्ट करती है मेजर पेपर प्रोडक्ट्स का, तो उस कंपनी को अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑल इंपोर्ट्स अराइविंग ऑन और आफ्टर October 1 will be governed by the paper import monetary policy, and that aims to put an end to the dumping of such products into India and issue of rerouting of goods through other countries in lieu of trade agreement। तो इन डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री को प्रोडक्ट करने के लिए, डंपिंग को रिमूव करने के लिए ये इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है October 1 से। और ये जो ऑर्डर है ये रेंज ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो न्यूज़ प्रिंट पेपर हो, हैंडमेड पेपर हो, वॉल पेपर हो, डुप्लीकेटिंग पेपर हो, कोटेड पेपर हो, अनकोटेड पेपर हो, लिथो हो,
ऑफसेट पेपर्स हो, टिश्यू पेपर्स हो, पर्चिन पेपर्स हो, कार्बन पेपर्स, वॉल पेपर्स, एनवलप्स, टॉयलेट पेपर, कार्टन्स, अकाउंट बुक्स, लेबल्स, बॉबिंग एंड एनी अदर रेंज दैट इज रिलेटेड टू पेपर। तो इन सारे प्रोडक्ट्स पर ये नए इंपोर्टिंग रूल्स एप्लीकेबल होंगे अक्टूबर 1 से। सीधा पर्पस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करना। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.